नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। और चूंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव है, अब इस वर्ष अकेला बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए तेजस्वी यादव की और चर्चा इस बात की करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसी कुछ गलतियां कर रही है जो नरेंद्र मोदी के मन की मुराद पूरी हो रही है। मतलब नरेंद्र मोदी पहले ही से इस उम्मीद में हो रहे होंगे कि काश विपक्ष ऐसी गलती करे जिसका कि उनको लाभ मिल जाए। देखिए, एक व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन देश का जीवन, पार्टी का जीवन, समाज का जीवन बहुत बड़ा होता है। 2009 ईस्वी में आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया था। आज भारतीय जनता पार्टी का 2009 में ईवीएम का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी पर कितना महंगा पड़ रहा है, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो सत्ता पक्ष में है कल वो विपक्ष में होगा, आज जो विपक्ष में है कल वो सत्ता पक्ष में होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कई बार ऐसे गलतियां राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ के लिए कर जाती है जिसका कि दूरगामी असर उनको पता नहीं होता है, और कई बार सोच अलग होती है। इस कारण से आप जो सोचकर कोई कदम उठाते हैं उसका परिणाम आपके अनुसार होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप तो केवल एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसआईआर का। जिस प्रकार से चुनाव आयोग के विषय को देखिए, उस एसआईआर ही मुद्दा है जिसमें मैं बताऊंगा आपको, जिसमें नरेंद्र मोदी को खुशी हो रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्यों हो रही है खुशी, उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से लगातार दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। कहां कहां कमजोर हुए ये देखिए। सबसे पहला कि परिणाम 2024 का आया, पहली बार नरेंद्र मोदी के 15 मतलब जब से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तब से पहली बार ऐसी स्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला। पहली बार 282, दूसरी बार 303 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के मुद्दे उठने से जो असर पड़ रहा है वो ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने का मौका मिल रहा है, अपने आप को संगठित करने का मौका मिल रहा है। और चूंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संगठित और मजबूत कब होती है मालूम है? जब देश के अंदर चुनाव या राजनीति का ध्रुवीकरण हो जाता है, जब केवल मूल मुद्दों से विषय हटकर धार्मिक ध्रुवीकरण पर पहुंच जाती है, हिंदू मुसलमान पर पहुंच जाती है, तो सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी का होता है। इतिहास गवाह है। ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि आज जो मुद्दा है उस पर और कई पॉइंट्स हैं जिसे आप जानिए। दूसरा क्या है कि चूंकि परिणाम अपेक्षित नहीं रहा, तो नरेंद्र मोदी जनता के बीच जो पहले मोदी 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 का चलता था, कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए कि जो मोदी समर्थक थे, मोदी भक्त थे, उनको भी लग रहा है कि मोदी कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिस कारण से वो कमजोर हो रहे हैं। तो ध्रुवीकरण के कारण नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को मामला सीधा हिंदू मुसलमान बनाने का मौका मिल रहा है। चूंकि लगातार आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने आक्रामक हैं। उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि इस मतदाता सूची में चूंकि विदेशी नागरिकों, और विदेशी नागरिक कौन है? विदेशी नागरिक मतलब मुसलमान। मतलब जब कभी भी बात होती है बांग्लादेशी घुसपैठिया, म्यांमार के घुसपैठिया, तो सीधा मुसलमान है। तो मुसलमान का नाम चूंकि चुनाव आयोग से काटा जा रहा है, जो भारत के नागरिक नहीं है, तो इसीलिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को दर्द हो रहा है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी कमजोर हुई है उतनी और ज्यादा मजबूत हो सकती है या नहीं हो सकती है, सीधा सोचकर देखिए। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार करना शुरू कर चुकी है कि चूंकि इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमानों का नाम आ रहा है, इसीलिए तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है, इसीलिए राहुल गांधी को दर्द हो रहा है। और इसीलिए
ये लोग एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं और अब तो एक कदम आगे बढ़कर चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। चुनाव बहिष्कार की बात करने का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रोजेक्ट करेगी कि चूंकि ये चुनाव के परिणाम को जानते हैं कि यहां इनकी हार होने वाली है, इसी डर से पहले ईवीएम को बहाना बनाया, फिर मतदाता सूची को बहाना बनाया, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, और अब जब उसके बावजूद जीतने में सक्षम नहीं है तो एसआईआर को बहाना बना रहे हैं, विदेशी घुसपैठियों के नाम को निकालने का बहाना बना रहे हैं। तो ये बातें जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी प्रचारित कर रही है तो नुकसान किसका हो रहा है? सोचिएगा। क्योंकि लोकतंत्र संवाद से चलता है, आपसे भी आपके विचारों की अपेक्षा रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में आकर जो मेरा मानना है, जो मेरा सोचना है, उसमें वो कितना हद तक सही है, आप कितने हद तक सहमत हैं, जरूर व्यक्त कीजिएगा। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उस तरफ आप देखिए। नरेंद्र मोदी जनता के बीच कमजोर हुए, नरेंद्र मोदी भाजपा समर्थकों के बीच कमजोर हुए, नरेंद्र मोदी एक और जगह कमजोर है जहां से लगातार नरेंद्र मोदी पर लगातार दबाव बना हुआ है। और वो दबाव क्या बना हुआ है? दबाव बना हुआ है कि अब आपका तानाशाही नहीं चलेगी, आपका एकाधिकारवाद नहीं चलेगा। मतलब आरएसएस ने भी दबाव बना दिया है नरेंद्र मोदी पर कि जो 75 साल का आपने मापदंड तय किया कि 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा, आपने ही तय किया लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, आपने ही तय किया मुरली मनोहर जोशी के लिए, आपने ही तय किया यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह के लिए, ऐसे सैकड़ों नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में। तो फिर आपका प्रथम पुरुषी विचार कहाँ गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कहाँ गया आपका? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये तो सब करता है। आप इस बात का ढोल पीटा करते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की बात की नीति में नरेंद्र मोदी भरोसा करता है, तो आज एग्जीक्यूट कीजिए। आपने सुना होगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने कहा कि नए लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए, 75 वर्ष के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में नहीं होना चाहिए। किसके लिए था? नरेंद्र मोदी के लिए है। और बताइए, अब अगर चुनाव बहिष्कार, चुनाव आयोग पर इस प्रकार के हमले अगर लगातार बने रहे, और अंत मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, चुनाव बहिष्कार जिस तरफ विपक्ष जाता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ गलती राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कर दिया तो इसका परिणाम क्या होता है, इसकी परिणति क्या होता है? दुनिया के अलग अलग देशों का पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़कर थोड़ा आप दर्शकों से भी आग्रह होगा कि पढ़िए, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं इसका परिणाम क्या होता है जब किसी देश में विपक्ष चुनावी राजनीति का बहिष्कार करना शुरू कर दे और सत्ता पक्ष उसको रोकने का प्रयास नहीं करे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में होता क्या है? ऐसी ही परिस्थिति में तानाशाही का जन्म होता है। ऐसी ही परिस्थिति में आपातकाल लगाने का मौका मिलता है। ऐसी ही परिस्थिति में आंतरिक सुरक्षा पर संकट, राजनीतिक उथल पुथल का बहाना बनाकर किसी भी सरकार को तानाशाह बन जाने का मौका, अवसर मिलता है। भारत के विपक्ष को यह गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप जान रहे हैं इस सरकार के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस मौके की तलाश में है कि कब हम इस देश पर एकाधिकार, यूनिफॉर्मिटी, समझते हैं यूनिफॉर्मिटी ना, यूनिफॉर्मिटी कब लागू किया जा सके। और इसमें माध्यम बनेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और जितनी भी मन की मुरादें हैं, मतलब आरएसएस का दबाव, जनता का दबाव, पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव, चुनाव का दबाव, हर उस दबाव से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार मुक्त हो जाएगी। अगर मेरी बातें पसंद आई हो या नापसंद भी आई हो, तब भी आपसे आग्रह होगा कि आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भावना
व्यक्त कीजिए, जिससे कि मुझे भी आपको समझने का, खुद को समझने का और एक सत्य को जानने का अवसर मिल सके। और अगर पसंद आता है तो आपसे आग्रह होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बातें आप शेयर करते हैं तभी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए आपका बहुत बहुत आभार होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।